अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। चाहे हम डीएनए को सीक्वेंस करना चाहते हैं, कोई अननोन जीन हमें मिला है, उसका सीक्वेंस हमें नहीं पता, तो उसको अगर हम सीक्वेंस करना चाह रहे हैं, डीएनए को प्रोफाइल करना चाह रहे हैं, डीएनए के एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कोई टेस्टिंग करने चाह रहे हैं, लैब में कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो उन सब का तकरीबन जो पहला स्टेप होता है वो हमारे पास वही स्टेप है जिसको आज हम लेक्चर में समझने जा रहे हैं। और वो क्या, हमारे पास डीएनए लाइब्रेरी। बस के डीएनए लाइब्रेरी इसको हम नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या कहेंगे? जीनोमिक या जीनोम लाइब्रेरी। ये हमारे पास टॉपिक है। बुक में बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम लफ्ज़ों के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन कहाँ किया गया? सिर्फ बताया गया है कि डीएनए लाइब्रेरी या जीनोम लाइब्रेरी क्या होती है और किस तरह वगैरह काम करती है, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। बुक में अगर हम बात करें कि व्हाट जीनोम लाइब्रेरी के बारे में कितना बताया गया, तो उसके बुक में क्या बताया गया कि जीनोम लाइब्रेरी हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्लोन्स है जिसमें डिफरेंट डीएनए होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, और इसको आइसोलेट किया जाए, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको बनाया जाता है ताकि हमें इन फ्यूचर अगर डीएनए के एनालिसिस या जीन के एनालिसिस करना हो तो उसके लिए हम फिर जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसके दौरान एक प्रोब यूज़ किया जाता है जिसको अगर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने फिर लाइब्रेरी में सर्च करना है तो उसके लिए हम प्रोब यूज करते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और इसके बाद थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री डीएनए के बारे में बताया गया है और जीन बैंक को सिर्फ डिफाइन किया गया। इतनी चीजें जो हैं वो बताई गई हैं। तो हमने जीनोम लाइब्रेरी को थोड़ा डिटेल से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान टॉपिक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीनोम लाइब्रेरी वन ऑफ द इजीएस्ट जो टॉपिक्स में से है वो जीनोम लाइब्रेरी है। टेंशन नहीं लेनी, हम किसी चीज के डीप में नहीं जाएंगे, किसी चीज को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, लेकिन हमने जीनोम लाइब्रेरी को इस हद तक जरूर समझना है कि हमारे जहन में हो कि जीनोम लाइब्रेरी होती क्या है, कंस्ट्रक्ट कैसे की जाती है, इसका फायदा क्या है, कहाँ यूज होगा, क्या टाइप से, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डीएनए प्रोफाइलिंग का और डीएनए सीक्वेंसिंग का या जीन सीक्वेंसिंग का। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप तकरीबन होता है वो हमारे पास जीन लाइब्रेरी होता है। क्या होता है? जीन लाइब्रेरी। तो अब यहाँ पे जीन लाइब्रेरी, यहाँ पे एक वर्ड है जो कि पहले भी हमने सुना है लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हमने और तहकीक करनी है। और वो वर्ड क्या है? जीनोम। क्या वर्ड है हमारे पास? जीनोम। इस जीनोम को थोड़ा सा समझना है। लाइब्रेरी का हमें पता है। अब लाइब्रेरी आम जब हम कहते हैं लाइब्रेरी तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे आपको डिफरेंट बुक्स पढ़ने को और देखने को मिलती है। वो आपको बहुत सारी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो उस पूरी बिल्डिंग को हम लाइब्रेरी कहते हैं। किस चीज की लाइब्रेरी? बुक्स की लाइब्रेरी, कि वहां पे आपको डिफरेंट बुक्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर भी लाइब्रेरी है लेकिन वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। इस लाइब्रेरी में आपको मुख्तलिफ किस्म के जीन्स मिलेंगे, मुख्तलिफ किस्म के जीन मिलेंगे। जैसे हमें किसी जीन की जरूरत है या कोई हमें ऑर्गेनिज्म मिला है तो उसमें जो सारे जितने भी जीन्स हैं उसको हम एक जगह पे बना के सेव कर लेते हैं अपने लिए इन फ्यूचर यूज के लिए, मुस्तकबिल में यूज करने के लिए। तो वो हम जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जीनोम लाइब्रेरी बनाते हैं। तो जीनोम लाइब्रेरी से पहले हमने वर्ड जीनोम समझना है। क्या है? जीनोम। अगर इसको मैं सिंपल डिफाइन करूं तो व्हाट इज जीनोम? द कंप्लीट, क्या है? द कंप्लीट सेट ऑफ, द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, ऑफ अ स्पेसिफिक organism, that is called genome, that is called genome। genome क्या है? complete set of all genes of a specific organism, इसको genome बोलते हैं। मतलब हम इंसान हैं तो हमारे अंदर जितने भी जीन्स हैं, जितने भी जीन्स हैं उन सब को मिला के नाम दिया जाता है जीनोम का।
क्या नाम दिया जाता है? जीनोम का। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये डायग्राम बहुत बार देखी है, 3 4 5, फिर 1 2 फिर 5, तसल्ली से समझना, ठीक है, टेंशन नहीं ले। कितने हो गए? 15। ये चीज हमने कहीं ना कहीं देखी है। अगर हम गौर से देखें तो ये वही है, जब हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे या हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं, या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब इसमें से कि ये सारे पेयर्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, जिसमें से ये 22 सोमैटिक क्रोमोसोम्स है और आखिरी हमारे पास होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मतलब रिकॉल करते हैं, उसको थोड़ा सा याद करते हैं, तो ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हर एक पेयर क्रोमोसोम, इसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो फादर का आता है और एक क्रोमोसोम जो है वो मदर का आता है। ऐसा ही है, एक क्रोमोसोम फादर का होता है, एक क्रोमोसोम मदर का होता है। इस फादर के क्रोमोसोम पे जो जो जीन्स हैं, ये क्या है हमारे पास? क्रोमोसोम बेसिकली जीन्स हैं। तो इस फादर के क्रोमोसोम पे जो जो भी जीन्स हैं, वही जीन्स आपके मदर के क्रोमोसोम पे होंगे। ठीक है, अलील्स हो सकती है, आगे पीछे उसमें अल्टरनेशन हो सकती है, उस चीज में हम नहीं जा रहे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर फादर पे जो जीन्स है, वही जीन्स हमारे पास मदर के क्रोमोसोम्स पे है। इसी तरह ये सारों में इसी तरह है, सारों में इसी तरह है। तो यहां पे ये भी जीन्स है, अगर इसे एक क्रोमोसोम की बात करें, ये वाले भी जीन्स हैं, इसमें भी जीन्स है, इसमें भी जीन्स है, इसमें भी जीन्स है, ये सारे हमारे पास क्या है? जीन्स है। ये सारे क्या हमारे पास? जीन्स है। तो ये जितने भी जीन्स हैं हमारे अंदर, इस पूरे जीन्स को, इस पूरे जीन्स के सेट को हम क्या कहते हैं? जीनोम। ये हमारे पास क्या है? जीनोम। जिस हमारे अंदर देखो, एक पूरा फादर की तरफ से जीनोम पड़ा हुआ है, एक पूरा मदर की तरफ से जीनोम पड़ा हुआ है। तो यहां पे ये क्या है हमारे पास? अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, मतलब डिप्लॉयड सेल की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास 2 जीनोम टोटल पड़े होते हैं। अगर हम एग सेल या फिर स्पर्म सेल या इस तरह के सेल्स की बात करते हैं जो मियोसिस के बाद आते हैं, तो उसमें क्योंकि ये अलग अलग हो जाते हैं, हम मियोसिस माइटोसिस की तरफ नहीं जा रहे, तो वो फिर हमारे पास से हैप्लॉइड जो सेल्स होते हैं उसमें एक ही सेट ऑफ जीन्स पड़ा होता है, सेट ऑफ जीनोम पड़ा होता है। तो ये जो हमारे पास जीन्स है, इन पूरे जीन्स को, इस पूरे कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। और इसी जीनोम की स्टडी को, द स्टडी ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोमिक्स। इसको क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स। तो वहां से जीनोम क्या है? किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सारे जीन्स है, उन सारे जीन्स को मिला के हम बोलते हैं जीनोम। उसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास कि व्हाट इज जीनोम। व्हाट इज जीनोम? जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के, ये हमारे पास जीनोम हमने समझ लिया है। अगर एशेरिकिया कोलाई का एक सेल है, एक एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर डीएनए होता है। अब इस डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स हैं, जितने भी जीन्स हैं, उनको मिला के हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल जीनोम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। इस तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मक्खी उठा लो तुम, कोई यीस्ट उठा लो, कोई हमारे पास खमीर वगैरह उठा लो, कोई और क्या उठा सकते हैं? वायरस उठा लो, क्योंकि उसमें भी डीएनए होता है। कोई गाय वगैरह की स्पीशी उठा लो, कोई भी स्पीशी उठा लो, कोई भी सेल उसका उठाओगे तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास जीन्स होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में, उन सब को मिला के कहा जाता है जीनोम। उनको क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। तो अब जीनोम की अगर हमें समझ आ गई, तो अब लाइब्रेरी की समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा कि व्हाट इज जीनोम लाइब्रेरी। व्हाट इज अ जीनोम लाइब्रेरी? अब जीनोम लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? जीनोम लाइब्रेरी का मतलब यह होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक खास ऑर्गेनिज्म के जितने भी जीन्स हैं,
एक खास ऑर्गेनिज्म के जितने भी जीन्स हैं उनको आइडेंटिकल क्लोन्स में बंद कर दो। क्या कर दो? आइडेंटिकल क्लोन्स में बंद कर दो। अभी हम इसको सीखेंगे। बिलफर्ज ये हमारे पास एक पैटी डिश है, एक जगह है। क्या है हमारे पास? एक जगह है। उस जगह में क्या किया कि यहां पे मैं कहता हूं कि हमारे पास बैक्टीरिया है एशेरिकिया कोलाई। क्या है हमारे पास? है एशेरिकिया कोलाई। सारे एशेरिकिया कोलाई हमारे पास यहां पे मौजूद हैं। और इन एशेरिकिया कोलाई के अंदर मैंने क्या किया? यीस्ट को लिया। क्या किया? यीस्ट का लिया। उसका सारा जीनोम जो है, क्या किया मैंने? वो सारा जीनोम मैंने निकाला और उस जीनोम के टुकड़े किए। क्या किए? टुकड़े किए। और जो फ्रैगमेंट बनते हैं डीएनए के, जो थोड़े थोड़े से फ्रैगमेंट बने, वो थोड़े थोड़े से फ्रैगमेंट मैंने हर एक क्लोन में यहां पे रख दिया। मतलब थोड़ा सा फ्रैगमेंट यहां रख दिया, थोड़ा सा फ्रैगमेंट यहां रख दिया, थोड़ा सा इसमें रख दिया, थोड़ा सा इसमें रख दिया, इसमें रख दिया, इसमें रख दिया, इसमें रख दिया। इन सारों में मैंने क्या किया? वो जो यीस्ट है मुकम्मल एक जानदार, उसके जितना भी जीनोम था उसके टुकड़े किए और थोड़े थोड़े से टुकड़े रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इस बैक्टीरिया के अंदर रख दिए। तो अब ये जितने भी बैक्टीरिया हैं आइडेंटिकल क्लोन्स हैं, उसमें हर बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए पड़ा हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट डीएनए है, इसके अंदर डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट जीन्स है, इसके अंदर डिफरेंट है, सारों के अंदर डिफरेंट जीन्स हैं। लेकिन ये जितने भी जीन्स हैं, ये जितना भी जीनोम है, वो एक ही ऑर्गेनिज्म से हमने लिया है। किससे? यीस्ट से लिया है। तो ये जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल क्लोन्स आ गई हमारे पास, इसको हम बोलते हैं जीनोम लाइब्रेरी। इसको क्या बोलते हैं? जीनोम लाइब्रेरी। मतलब यीस्ट की हम एक लाइब्रेरी बनाई, यीस्ट के अंदर जितने भी जीन्स हैं उसको क्लोन्स में बना दिया, उसको हमने रख दिया किसी बैक्टीरिया के अंदर, और उन बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है उसको एक ही जगह पे रख दी। तो अगर इन फ्यूचर हमें इस यीस्ट का कोई भी जीन वगैरह चाहिए होगा तो उसकी लाइब्रेरी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये जो कलेक्शन है, अभी इसमें ये अलग, ये कोलाई है, ये अलग है, ये अलग है, पूरे कलेक्शन है जिसमें आइडेंटिकल क्लोन्स है बैक्टीरिया के। इसमें बैक्टीरियोफेज भी हम यूज कर सकते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया यूज किया जाता है या फिर बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है वो यूज किया जाता है। लेकिन क्या है? ये कलेक्शन है जिसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को इंसर्ट कर दिया है। तो इस कलेक्शन को हम बोलते हैं जीनोम लाइब्रेरी। इसको क्या बोलते हैं? जीनोम लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि मतलब अब ये इसका फायदा क्या है कि हमें इन फ्यूचर पूरे यीस्ट को दोबारा से ऑब्टेन करके, दोबारा से उसका डीएनए आइसोलेट करके, उसको दोबारा उसमें से स्पेसिफिक जीन उठाना हमारे लिए काफी जो है वो मुश्किल काम होता है। तो हम अपने काम को इजी बनाने के लिए कि इन फ्यूचर अगर हमें जरूरत होती है किसी डीएनए सीक्वेंस की, किसी यीस्ट की, किसी जीन की, तो हमारे पास अगर उसकी लाइब्रेरी प्रेजेंट है तो उस लाइब्रेरी से हम डायरेक्ट वो जीन जो है उठा के उसको फर्दर एनालिसिस उसकी करते हैं, उस पर फर्दर स्टडीज करते हैं। तो ये हमारे पास एक किस्म की लाइब्रेरी है जिसमें उस यीस्ट की, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के जितना भी जीनोम है वो सारा उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये तो इन सिंपल जीनोम लाइब्रेरी थी। अब हम पहले जीनोम लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जीनोम लाइब्रेरी कैसे बनती है। जब हमें ये पता चल जाए कि जीनोम लाइब्रेरी कैसे बनती है तो हमें फिर जीनोम लाइब्रेरी को याद रखना जो है वो हमारे पास इजी हो जाता है। तो आसान से हम सिर्फ स्टेप्स के हवाले से किसी चीज की डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस ये देखेंगे कि जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, जीनोम लाइब्रेरी को बनाया कैसे जाता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक इंसान की एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास एक छोटू सा है, अजीब सा, और ये एक बंदा है। उससे मैंने कोई सेल भी मैं उठा सकता हूं बिलफर्ज। अब मैंने उससे डीएनए की आइसोलेशन करनी है। क्या करनी है? हमने डीएनए की आइसोलेशन। जो पहला स्टेप हमारे पास होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए कैसे आइसोलेट किया जाता है, उसकी क्या तरीकाकार है, उस चीज की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन ये बंदा है बिल्कुल, उसका ब्लड मैंने लिया क्योंकि ब्लड के अंदर भी डीएनए होगा, तो मैंने वहां से डीएनए जितना भी है उसको आइसोलेट किया, उसको प्यूरिफिकेशन की, डीएनए जो है वो सारा बाहर निकाल लिया। तो ये एक बंदा है, एक मल्टी सेलुलर है, एक यूकैरियोटिक सेल है, उससे मैंने डीएनए निकाला। ये उसका डीएनए जो है वो मैं बाहर ले आया।
क्या किया मैंने, इसका डीएनए मैं बाहर ले आया। जब इसका डीएनए मैं बाहर लाता हूं तो इसके बाद क्या होगा, ये जो डीएनए है, अब ये काफी बड़ा डीएनए है, ये किसी एक बैक्टीरिया के अंदर तो समा नहीं सकता। अब ये तो हम इंसान के अंदर मैं कहता हूं कि वो 3 बिलियन पेयर्स डीएनए है, तो इतने सारे डीएनए किसी एक बैक्टीरिया में तो समा नहीं सकते, बहुत बड़ा डीएनए होता है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगा। अब छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए वही क्या है कि मैं इस पे एंजाइम की एक्टिविटी होगी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, किसकी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पे मैं ऐड करवाऊंगा। और वो यहां पे बिलफर्ज में EcoR1 यूज कर लेता हूं। क्या यूज कर लेता हूं, इसकी पार्शियल रिस्ट्रिक्शन होगी, EcoR1 एंजाइम इस पे डाल दूंगा, तो वो EcoR1 एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ढूंढेगा डीएनए के अंदर और वहां पे कट लगाना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, कट लगाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये जो डीएनए हमने आइसोलेट किया, उस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले, तो ये डीएनए हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ऐसे क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आफ्टर एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनको बोलते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स। ये जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमने एक वेक्टर में डालना है। वही रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, बिलफर्जी इसमें हर एक फ्रैगमेंट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो हर एक फ्रैगमेंट को हमने क्या है, एक स्पेसिफिक वेक्टर में डालना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे पास कि वेक्टर कौन सा हमने सेलेक्ट करना है। बिलफर्ज इंसानों के केस में, इंसानों के डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो हम उसके लिए प्लाज्मिड वगैरह ये चीजें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लाज्मिड में बहुत कम डीएनए समा सकता है। तो यहां पे हमने क्या करना है, तीसरे जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर्स। वेक्टर क्या है, जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है। तो यहां पे हम सूटेबल वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और वो सिलेक्शन हम देखेंगे कि डीएनए का साइज क्या है, जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमने बनाए हैं उनके साइज क्या है, ओवरऑल डीएनए कितना है, हमें कितने वेक्टर्स चाहिए होंगे, कितने वेक्टर्स के क्लोन चाहिए होंगे। अब वेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, प्लाज्मिड हो सकता है, लेकिन यहां पे हम ह्यूमन के केस में प्लाज्मिड यूज नहीं करते। कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, कोई यीस्ट वगैरह तो चलो हम कर लें, कोई बैक्टीरिया वगैरह वो कर लें। ह्यूमन का बहुत बड़ा जो हमारे पास डीएनए होता है, तो उसके लिए प्लाज्मिड नहीं यूज करते। वैसे वेक्टर में प्लाज्मिड हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, उसके बाद लैम्डा फेज हो सकता है, लैम्डा फेज वेक्टर हो सकते हैं। और क्या है इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास बैक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और हमारे पास एक होता है यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब ये बहुत बड़े बड़े हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आ सकते हैं। तो ह्यूमन के केस में मोस्टली बैक और यैक जो है वो यूज किया जाता है, यीस्ट आर्टिफिशियल और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल। ये दोनों जो हैं ये बड़े सेगमेंट्स को समा सकते हैं, इसलिए ह्यूमन के केस में हम इनको ज्यादा यूज करते हैं। वैसे प्लाज्मिड, कॉस्मिड, लैम्डा फेज कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे करना क्या चाहते हो, उनके साथ एक्सप्रेशन करवाना चाहते हो, उसको सिर्फ क्लोन करना चाहते हो, सेफ रखना चाहते हो, डीएनए का साइज क्या है, ये सारी चीजें जो है उस पर डिपेंड करती है कि कौन सा वेक्टर तुमने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे बिलफर्ज मैंने एक वेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर दिया, और ये वेक्टर था हमारे पास, ये वाला एक वेक्टर था, उसके अंदर मैंने ये वाला सेगमेंट डाल दिया, इसके अंदर ये वाला सेगमेंट डाल दिया। उसी का एक और वेक्टर लिया, उसके अंदर ये वाला सेगमेंट डाल दिया। क्या किया, ये वाला सेगमेंट डाल दिया। इसी तरह एक और वेक्टर लिया, उसके अंदर ये तीसरा सेगमेंट डाल दिया। एक और वेक्टर लिया, उसमें चौथा सेगमेंट डाल दिया। उसमें क्या किया, ये चौथा सेगमेंट डाल दिया। तो यहाँ पे सारे रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया है। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स से, इसको अगर मैं नंबर को 1 2 3 4, तो ये इस वाले में मैंने पहला डीएनए का सेगमेंट डाला, इसमें दूसरा डाला, इसमें तीसरा डाला, इसमें चौथा डाला। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा कि यहाँ पे उसकी सिलेक्शन होगी, उसकी आइसोलेशन होगी कि कौन सा ट्रांसफॉर्म हुआ कौन सा नहीं हुआ, उस चीज में नहीं जा रहे, हम सिंपल समझ रहे हैं। फ्रैगमेंट से उसको मैंने किसी वेक्टर में डाल दी। अब इस वेक्टर का क्या करना है, इन वेक्टर को अब किसी सूटेबल होस्ट में डालना है। किसमें करना है, एक सूटेबल होस्ट में डालना है। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल होस्ट, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल होस्ट।
वो भी डिपेंड करता है कि साइज वगैरह क्या है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसके एतबार से तुम अपना होस्ट सेलेक्ट करोगे। यहां पे बिलफर्ज मैं सेलेक्ट कर देता हूं कि ये वाला वेक्टर मैंने एक ई कोलाई में डाल दिया, उसके अंदर ये वाला वेक्टर आ गया। एक दूसरा ई कोलाई लिया, उसके अंदर ये वाला सेगमेंट ले आया, उसके अंदर क्या किया, ये वाला सेगमेंट ले आया। इसी तरह एक और एक कोलाई लिया, एशरिकियम कोलाई बैक्टीरिया लिया, उसके अंदर एक और वेक्टर दे दिया, और एक हमारे पास एक और मैंने लिया, उसके अंदर एक और वेक्टर हमने डाल दिया। तो अब अगर हम गौर से देखते हैं तो ये देखो सारे एशरिकिया कोलाई है, सारे आइडेंटिकल क्लोन्स हैं जो होस्ट हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हर एक में हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए पड़ा है। इसके अंदर सेगमेंट नंबर 1 पड़ा हुआ है, ये वाले जीन सारे पड़े हुए हैं। इसके अंदर सेगमेंट नंबर 2 पड़ा हुआ है, इसके अंदर सेगमेंट नंबर 3 पड़ा हुआ है, इसके अंदर सेगमेंट नंबर 4 पड़ा हुआ है। इस तरह हमने पूरे जितना भी हमारा ये डीएनए था उसको एक बैक्टीरियल कॉलोनी, एक आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ बैक्टीरिया में हमने डाल दिए वेक्टर के थ्रू, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। लेकिन क्या है, होस्ट सारे सेम हैं, लेकिन हर होस्ट के पास जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। एक के अंदर हमने इतना हिस्सा डाल दिया, दूसरे के अंदर हमने बाकी दूसरा हिस्सा डाल दिया, तीसरे के अंदर थोड़ा और डाल दिया, चौथे में और डाल दिया। तो ये सारी क्या है, हमारे पास एक कॉलोनी बनती है। ये सारी जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्लोन्स हमें रिक्वायर होंगे, वो एक फॉर्मूला है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉलेज लेवल पे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे पास क्लोन्स जमा हो जाएंगे। क्या जमा हो जाएंगे, क्लोन्स जमा हो जाएंगे। उन क्लोन्स को, उन बैक्टीरियल कॉलोनीज को पैटी डिशेस वगैरह में रख दी जाती है। तो ये जो क्लोन्स है, अगर हर क्लोन को हम देखें, हर एशरिकिया कोलाई को देखें, तो उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हमने लिया था, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए पड़े हुए हैं। इसके अंदर सारे डिफरेंट सेगमेंट है, इसके अंदर डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट है। लेकिन ये सारे अगर मिला लें तो ये जितने भी डीएनए के सेगमेंट है एक सेम ऑर्गेनिज्म से लिए हुए। एक ऑर्गेनिज्म का सारा जीनोम जो है वो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया और इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक लाइब्रेरी जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है फॉर ह्यूमन। इसी तरह हम लाइब्रेरी बनाएंगे फॉर ड्रोसोफिला, मक्खी के लिए। इसी तरह हम लाइब्रेरी बना सकते हैं एशरिकिया कोलाई के लिए। इसी तरह हम लाइब्रेरी बना सकते हैं यीस्ट के लिए। इसी तरह हम एशरिकिया जो हमारे पास लाइब्रेरी है वो बनाते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के लिए। मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का जितना भी जीनोम हो उसको आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज में डाल दो और उसको अपने लिए रिजर्व कर लो। तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को अपने लिए रिजर्व कर दिया। ये जो ह्यूमन का जीनोम था उसको एक कॉलोनी की सूरत में यहां पे अपने लिए क्या कर दिया, महफूज कर लिया। हमने एक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर ली। हमने क्या कर ली, एक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर ली। तो अब जब ये सारा कॉन्सेप्ट समझो तो अब दोबारा व्हाट इज जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये होस्ट हम बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे एशरिकिया कोलाई यूज किया, हम यहां पे बैक्टीरियोफेज भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज। एक वायरस है, ये वाला वायरस कहीं ना कहीं तो देखा होगा, इस तरह का एक वायरस होता है और ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो हम होस्ट के तौर पर इसके डीएनए में अपना डीएनए डाल सकते हैं, तो वो बैक्टीरियोफेज भी यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो फिर क्या है, व्हाट इज जीनोम लाइब्रेरी, जीनोम लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज। जीनोम लाइब्रेरी हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज है which contain the different DNA segments of a specific genome of organism। एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म क्या, बल्कि ऑफ अ जीनोम ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, जीनोम ऑफ स्पेसिफिक
ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन क्या बनती है कि हमारे पास जीनोम लाइब्रेरी क्या है, ये कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए पड़े होते हैं ऑफ जीनोम ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। एक स्पेसिफिक खास ऑर्गेनिज्म का जीनोम उसको डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स में कन्वर्ट करके वो डीएनए सेगमेंट्स मुख्तलिफ मतलब सेम ही होस्ट टाइप बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज यूज किया उसके अंदर डाल दिए, तो ये हमारे पास जो लाइब्रेरी बनती है, ये जो कलेक्शन बनती है, ये जो मजमूआ हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं जीनोम लाइब्रेरी। इसको क्या बोलते हैं? जीनोम लाइब्रेरी। अब ये तो हमारे पास हो गया जीनोम लाइब्रेरी कि जीनोम लाइब्रेरी चीज क्या है, जीनोम लाइब्रेरी चीज क्या है। लेकिन अब एक चीज जो यहां पे हमने समझनी है कि जीनोम लाइब्रेरी हो सकती है जिनका जीनोम थोड़ा सा सिंपल हो, जिनका जीनोम क्या थोड़ा सा सिंपल हो। जैसे हम बैक्टीरिया के जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, हम किसी यीस्ट के जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम ह्यूमन की केस लेते हैं या एडवांस मैमल्स की केस लेते हैं या जो एडवांस और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका अगर हम केस ले तो वहां पे जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या अगर हमें प्रोटीन की एक्सप्रेशन करवानी हो, हमारा मकसद एक ऐसी लाइब्रेरी बनवानी हो कि जिसके अंदर जो जीन्स हों वो सिर्फ प्रोटीन की एक्सप्रेशन में, हमें कोई प्रोटीन वगैरह चाहिए, जैसे हमें इंसुलिन चाहिए या हमें कोई और प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन एक्सप्रेशन हमने करवानी हो तो उसके लिए हम बार बार जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो काम काफी मुश्किल होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोम लाइब्रेरी फॉर यूकैरियोटिक सेल्स इज हार्डर। मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करना एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके कई हमारे पास वजूहात है क्यों मुश्किल होती है। सबसे पहले तो साइज का मसला आता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर जो डीएनए होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जीनोम लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करना, वो है प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसके अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन्स क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच जो हमारे पास किसी भी जीन, किसी भी प्रोटीन को कंस्ट्रक्ट नहीं करते, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, वो हमारे पास इंट्रॉन्स होते हैं। तो वो इंट्रॉन्स हमारे के तो किसी काम के नहीं है, हमें चाहिए कोडिंग रीजन्स, डीएनए के कोडिंग रीजन्स। लेकिन अब यूकैरियोटिक डीएनए है उसके अंदर तो इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज़ ये कोई यूकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है, तो इस यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पे हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं, कुछ जगह पे हमारे पास इंट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एक्सॉन्स होते हैं, कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स क्या है? हमारे पास कोडिंग पार्ट एक होता है ना एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? कोडिंग रीजन या कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। और इंट्रॉन्स क्या होते हैं? नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट। इसी तरह हमारे पास बाकी जंक डीएनए होता है, रेगुलेटरी रीजन्स होती हैं, हमारे पास सप्रेसिव रीजन्स होती है। तो वो सारे रीजन्स वो हमें नीड नहीं होती, हमें जरूरत नहीं होती। तो क्या है कि इसके अंदर अब ये देखो एक इंट्रॉन ये है, एक इंट्रॉन ये है, एक इंट्रॉन ये है, एक इंट्रॉन ये है, एक इंट्रॉन ये है। तो अगर इसके मैं सेगमेंट्स बनाऊंगा भी तो इसके अंदर क्या है कि हमें जगह जगह पे इंट्रॉन्स भी चले जाएंगे जो हमें नीड नहीं है। हमें बहुत ज्यादा क्लोन्स लेने की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ा भी डीएनए है उसके अंदर इंट्रॉनिक रीजन भी है जो हमें नीड नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें, तो इसको हम फिर कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं, इस पे हम खर्चा क्यों कर रहे हैं। तो यहां पे जो चीज है जीनोम लाइब्रेरी को वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम इंट्रॉन्स उसमें से ना हो, एक ऐसा डीएनए जो है उसकी लाइब्रेरी बनाए जिसके अंदर इंट्रॉन्स वगैरह ना हो, जहां पे उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, जहां पे एक्सप्रेशन हमारे लिए कोई मसला ना करे। हमें किसी प्रोटीन अगर हमें चाहिए तो उस प्रोटीन का जो कोडिंग पार्ट है वो हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल हो। तो ऐसा कोई तरीका है? जरा सोचो अपने साथ, जरा सोचो कि वो कौन सा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये इंट्रॉन एक्सॉन्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, जब हमने मैसेंजर आरएनए को देखा था, तो वहां पे एक हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वो कॉन्सेप्ट था मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग।
मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग। अब ये जो मैसेंजर आरएनए अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है, इस स्प्लाइसिंग के दौरान क्या होता था, एक तो हमारे पास वो मॉडिफिकेशन को अलग कर दो, लेकिन यहां पे जो इंट्रॉन्स थे, क्या थे हमारे पास, जो मैसेंजर आरएनए की हमारे पास मॉडिफिकेशन होती है उसमें इंट्रॉन्स निकल जाते थे, पीछे हमारे पास सिर्फ एक्सोनिक पार्ट रह जाता था। क्या है, जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता था तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक्सॉन वाले पार्ट रह जाते थे, इंट्रॉन्स उससे निकल जाते थे। तो ये जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए है, मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो होता है जिसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, और यही एक्सॉन्स जो हैं, यही कोडिंग रीजन्स तो हमें रिक्वायर होती हैं, यही कोडिंग रीजन्स तो हमें क्या होती हैं, रिक्वायर होती हैं। तो हम क्यों ना इस मैसेंजर आरएनए को यूज करें फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल जीन्स। तो वो कैसे हम करेंगे, अब ये तो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, हमें तो लाइब्रेरी डीएनए की बनती है। तो फिर क्या है कि हम थोड़ा सा और इस पे अगर गौर करते हैं, तो हमने वायरस के चैप्टर में फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा था, एक हमारे पास एंजाइम जिसको बोलते थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलते थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता था, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो वायरस एचआईवी का वायरस था, वो जीनोम था आरएनए की फॉर्म में, वो आरएनए को कन्वर्ट कर देता था एक डीएनए में, और उस डीएनए को नाम क्या दिया था हमने, सी डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए। कौन सा डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो क्यों हम साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो साइंटिस्ट लोग थे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को यूज किया। ये जो मैसेंजर आरएनए था, ये खुद आरएनए है, इस पे जब एक्ट करवाया तो ये मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट हो गया कंप्लीमेंट्री डीएनए में। किस में कन्वर्ट हो गया, कंप्लीमेंट्री डीएनए में। जब कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट हो गया तो ये मैसेंजर आरएनए अब जितना भी उसने डीएनए बनाया, उस डीएनए में कोई एक्सोनिक पार्ट नहीं है, कोई इंट्रोनिक पार्ट सॉरी नहीं है, सारे के सारे क्या है, एक्सोन वाले पार्ट हैं, और इंट्रोन निकल गए हैं। हमारे पास जो नॉन इंटरेक्टिव रीजन्स थी वो निकल गई हैं, जिनका कोई काम नहीं था वो रीजन्स निकल गए, तो हमारे पास डीएनए का साइज भी छोटा हो गया, उससे इंट्रॉन्स भी निकल गए, सारे के सारे एक्सोनिक पार्ट्स ऑफ डीएनए हैं। तो ये कंप्लीमेंट्री डीएनए को हम क्या करते हैं, इस कंप्लीमेंट्री डीएनए को फिर दोबारा से वही हम चॉप अप करते हैं, इसको काटते हैं, और काटने के बाद ये जो कंप्लीमेंट्री डीएनए का पार्ट है उसको हम किसी होस्ट में डाल देते हैं। वो एशेरिकिया कोलाई भी हो सकता है, वो हमारे पास बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया, कंप्लीमेंट्री डीएनए डाल दिया। क्या कहा डाल दिया, कंप्लीमेंट्री डीएनए डाल दिया। तो इस तरह के जो लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन होती है इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। इसको क्या बोलते हैं, एक होती है हमारे पास जीनोम लाइब्रेरी, दूसरी हमारे पास क्या है, सी डीएनए लाइब्रेरी, सी डीएनए लाइब्रेरी। तो दो तरह की लाइब्रेरीज हमारे पास सामने आ गई। एक जीनोम लाइब्रेरी, अगर हम जीनोम मतलब किसी जीन की सीक्वेंसिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर ली, या हमारे पास कोई छोटा ऑर्गेनिज्म हो, कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, तो उसके लिए तो जीनोम लाइब्रेरी कर ली। अगर कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कोई हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गया और हमें चाहिए प्रोटीन एक्सप्रेशन, क्या चाहिए हमें, प्रोटीन एक्सप्रेशन चाहिए, हमें ऐसे जीन चाहिए जिनसे कोई ना कोई प्रोटीन बनता हो, जैसे कि हमारे पास इंसुलिन के लिए, अब इंसुलिन हमें चाहिए, हमें ग्लूकागॉन चाहिए, हमें कोई और प्रोटीन चाहिए, तो उन प्रोटीन के लिए प्रोटीन एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर है, तो उसके लिए क्या है, हम कंप्लीमेंट्री डीएनए कंस्ट्रक्शन करेंगे। छोटे लेवल पे होती है, एक खास सेल होता है, जैसे कि मैं बताता हूं, हमारे मसल्स हो गए या हमारे लिवर हो गए, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, तो वहां पे बार बार मैसेंजर आरएनए रिलीज होते हैं, तो हम वहां से मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद उस मैसेंजर आरएनए पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल के उसको कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो वाला कंप्लीमेंट्री डीएनए के साथ फिर बाकी वही लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन वाला तरीका यूज करके उसकी मुख्तलिफ लाइब्रेरी बना लेते हैं। तो उस लाइब्रेरी में हमारे पास जो जीन्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास किसी प्रोटीन को कोड कर रहे होंगे, किसी और मतलब किसी काम वाले जीन्स होंगे, उसमें इंट्रॉनिक रीजन नहीं होगा, सारे के सारे काम वाले होंगे। तो एक स्पेसिफिक सेल, एक स्पेसिफिक टिश्यूज के बेस पे हम फिर कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी भी लैब्स में कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज भी कंस्ट्रक्ट करते हैं।
तो अगर दोनों को मिला के हम इस चीज को दोबारा से कहें तो हमने अभी तक डिस्कस किया डीएनए लाइब्रेरीज को। किसको डिस्कस किया? डीएनए लाइब्रेरीज को। अभी हमने जीनोम लाइब्रेरी डिस्कस की, अभी हमने कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी भी डिस्कस की। कौन कौन से डिस्कस की? cDNA लाइब्रेरी और जीनोम लाइब्रेरी एक cDNA लाइब्रेरी थी और एक जीनोम लाइब्रेरी थी। दोनों में क्या, ये इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो मैसेंजर आरएनए है, याद रखना। यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है। इसका स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो जीनोमिक डीएनए है, सिंपल। और यहां पे हम एशेरिका कोलाई जो है वो डायरेक्ट इको आर1 हम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो डायरेक्ट यूज करते हैं। यहां पे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली मैकेनिज्म होती है। सारी चीजें छोटी छोटी बातें जहन में रखा करो। तो ये जो कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी है चाहे जीनोम लाइब्रेरी है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एक नाम डीएनए लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइब्रेरी। कि डीएनए लाइब्रेरी के दो पार्ट्स हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी और जीनोम लाइब्रेरी। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? डीएनए लाइब्रेरी। अब ये तो हो गई लाइब्रेरी, ये क्या हो गई? लाइब्रेरी। अब बिलफर्ज हमने एक लाइब्रेरी बना ली, ये वाली, जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास एशेरिका कोलाई प्रेजेंट है। ये लाइब्रेरी बना ली और ये लाइब्रेरी मैंने बना ली है यीस्ट के लिए। यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी बना ली। इसको मैं बोल देता हूं वाई। क्या बोल देता हूं? वाई। एक और लाइब्रेरी मैंने कंस्ट्रक्ट की, ये वाली, और इस लाइब्रेरी में हमारे पास जो जीन्स पड़े हुए हैं वो जीनोम पड़ा हुआ है ड्रोसोफिला का, मक्खी का पड़ा हुआ है। वो किसका पड़ा हुआ है? ड्रोसोफिला का। एक और मैंने जो लाइब्रेरी है वो कंस्ट्रक्ट की और इसके अंदर जो जीन्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जो जीनोम पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है लैक्टोबैसिलस का। किसका पड़ा हुआ है? लैक्टोबैसिलस। एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है। एक और मैंने बना ली, कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। और इसके अंदर जो जीनोम पड़ा हुआ वो बिलफर्ज ह्यूमन का पड़ा हुआ है। वो किसका पड़ा हुआ है? ह्यूमन का पड़ा हुआ है। तो ये अलग खुद में, ये तो जीनोमिक लाइब्रेरी हो गई, ये हमारे पास जीनोमिक लाइब्रेरी हो गई। लेकिन ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं ये एक खास जगह पे पड़ी होंगी। तो इन सारी लाइब्रेरीज को जो किसी एक खास जगह पे पड़ी होती हैं, इनको कलेक्टिवली एक और नाम दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज में डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिज्म का जीनोम पड़ा हुआ हो। तो इस तरह के हमारे पास सिचुएशन को, इस तरह की जगह को, इसको बोलते हैं एक नाम जो है हमारे पास जीन बैंक। क्या हमारे पास? जीन बैंक। तो डीएनए जीन बैंक क्या है? बैंक क्या होता है? जैसे ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में खून पड़ा होता है, सबको पता है। अब ब्लड बैंक के अंदर सिर्फ एक किस्म का खून नहीं होता, ब्लड बैंक के अंदर ए पॉजिटिव भी होता है, ब्लड बैंक के अंदर बी पॉजिटिव भी होता है, ब्लड बैंक के अंदर ए नेगेटिव भी होता है, बी नेगेटिव भी होता है, ओ नेगेटिव भी होता है, ओ पॉजिटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए नेगेटिव भी होता है। सारे ग्रुप ऑफ ब्लड जो है वो पड़े हुए हैं, अलग अलग पड़े होते हैं, लेकिन उन सारों को मिला के हम बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। इसी तरीके से एक ऐसा बैंक जिसके अंदर डिफरेंट जीनोम्स कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन्स आपके पास पड़े हुए, उसके अंदर यीस्ट भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर ड्रोसोफिला के जीन्स भी पड़े हुए हैं, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस के भी जीन्स पड़े हुए, उसके अंदर ह्यूमन के भी जीन्स पड़े हुए हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज में पड़े हुए हैं। लेकिन इन सारों को मिला के क्या बोला जाएगा? जीन बैंक। इन सारों को क्या मिला के बोला जाएगा? जीन बैंक। तो होप सो कि ये भी समझ आएगी कि व्हाट इज जीन बैंक। बड़े लेवल पे देखें तो जीन बैंक, जीन बैंक के अंदर जाएंगे तो आपको डीएनए लाइब्रेरीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? डीएनए लाइब्रेरीज मिलेंगी। डीएनए लाइब्रेरीज में भी आपको दो तरह की मिल सकती है, या तो कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी मिलेगी या आपको क्या मिलेगी? जीनोमिक लाइब्रेरी मिलेगी। तो इस तरीके से इसकी हायरार्की जो है वो हमारे जहन में होनी चाहिए। जीन बैंक, उसके बाद डीएनए लाइब्रेरी, डीएनए लाइब्रेरी के बाद डीएनए लाइब्रेरी के दो तरीके से हो सकती है, कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, क्या ये अजीब बात कर रहा हूं, वो काफी कॉम्प्लेक्स भी है और अभी फर्स्ट ईयर मतलब जो कॉलेज लेवल पे ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जहन में आता है कि बिलफर्ज हमारे पास ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो हैं वो पड़े हुए हैं, वो है पड़े हुए हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो डीएनए सेगमेंट से मुख्तलिफ हो वो भी यहां पे पड़े हुए हैं। तो अब ये जो लाइब्रेरी है, अब मैं चाहता हूं कि बिलफर्ज ये ह्यूमन का, बिलफर्ज ये ह्यूमन का हमारे पास लाइब्रेरी है, ह्यूमन जीनोम की लाइब्रेरी है। तो इसके अंदर मुझे अब जीन चाहिए, कौन से वाला? इंसुलिन फॉर्मिंग जीन।
इंसुलिन को बनाने वाले जीन की मुझे जरूरत है, तो उस जीन को मैं यहां से कैसे निकालूंगा? ये तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए है, तो उनमें से मैं उस बैक्टीरिया को कैसे सिलेक्ट करूंगा, उस जीन को कैसे सिलेक्ट करूंगा जो मुझे रिक्वायर है, जो मुझे चाहिए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिलेक्शन, इसके लिए क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं कैसे करूंगा? तो उसके कई मेथड हैं, याद रखना। बुक में तो सिर्फ एक का नाम दिया हुआ है, इसके कई मेथड हो सकते हैं। ये हमारे पास डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी होता है, स्क्रीनिंग टेस्टिंग होती है, एंटीबॉडी के थ्रू होता है, काफी सारे इसमें होते हैं हमारे पास। वो साइलेंसिंग के थ्रू होता है, म्यूटेशंस के थ्रू होता है, हमारे पास बहुत सारे इसके तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल एक जो तरीका बुक में बताया गया है वो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का तरीका है। किसका? हाइब्रिडाइजेशन का तरीका है, जिसमें प्रोब यूज करते हैं हम लोग। जिसमें क्या यूज करते हैं? प्रोब यूज करते हैं। अब ये प्रोब बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज डीएनए प्रोब, या प्रोब बेसिकली बला क्या है, बेसिकली प्रोब बला क्या है। तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या तरीका कार किया जाता है कि बिलफर्जी हमारे पास एक पैटी डिश है, उसके अंदर ये जीनोम पड़ा हुआ है, उसमें से हमने वो जीन सिलेक्ट करना है जो कि इंसुलिन को बनाने के लिए हमें रिक्वायर है। तो उस जीन को कैसे सिलेक्ट करेंगे? उसके लिए मैं बनाऊंगा प्रोब। क्या बनाऊंगा? डीएनए का प्रोब बनाऊंगा। प्रोब क्या है? इसको डीएनए प्रोब भी बोलते हैं। तो प्रोब बेसिकली 15 to 20 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए अभी जहन में सिंगल स्ट्रैंडेड रखो। सिंगल स्ट्रैंडेड 15 से 20 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस होता है, जैसे गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, 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 एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। सिंगल स्ट्रैंडेड इस तरह 15-20 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है। और इस न्यूक्लियोटाइड्स जो सीक्वेंस है, इसके चाहे बीच में हो सकता है, टर्मिनल पे भी हो सकता है, लेकिन यहां पे मैं दो काम कर सकता हूं। या तो इसके साथ मैं फ्लोरेसेंट लेबलिंग करूंगा, या इसके साथ रेडियोएक्टिव एलिमेंट लगाऊंगा, रेडियोएक्टिव लेबलिंग करूंगा। अब दोनों में आसान है, ये क्यों मैं करता हूं? बेसिकली क्या करना है? या तो फ्लोरेसेंट या रेडियोएक्टिव। इस तरह इसके साथ कोई ऐसा केमिकल लगाऊंगा कि जब ये वाला प्रोब अटैच करेगा किसी डीएनए के साथ तो ये फ्लोरेसेंट हो जाएगा, ये चमकना शुरू कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीन कहां पे पड़ा हुआ है। या इसके साथ मैं रेडियोएक्टिव लेबलिंग करूंगा, इसके साथ बिलफर्ज ये जो निकोटीन है, मतलब निकोटीन का न्यूक्लियोटाइड है, उसमें मैं किसी न्यूक्लियोटाइड पर P32 लगा देता हूं। अब ये रेडिएक्टिव सब्सटेंस है, जब ये एक्टिव होगा तो रेडिएशन शो करेगा, तो वो रेडिएक्टिव लेबलिंग हो सकती है जिसको मैं रेडियोग्राम में देखूंगा, या वो फ्लोरेसेंट लेबलिंग हो सकती है जिसको मैं एक्सरे वगैरह में देखूंगा। लेकिन क्या है कि मैं किसी तरीके से उसकी लेबलिंग करूंगा, या तो वो फ्लोरेसेंटली लेबल करूंगा या उसको मैं रेडियोएक्टिवली लेबल करूंगा। इस प्रोब को मैं लेबल करूंगा, फिर इस प्रोब को मैं छोड़ूंगा उस किस पे? कॉलोनी पे, लेकिन उस कॉलोनी पे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का तरीका है सिंपल। हमें बुक में क्या बताया गया कि प्रोब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड एक डीएनए है जिसपे या तो रेडियोएक्टिवली मतलब उसको लेबल किया जाता है, इसको फ्लोरेसेंटली लेबल किया जाता है, और प्रोब यूज किया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लोकेट करने के लिए। सिर्फ इतनी बात बताई गई है, थोड़ा सा इसको समझो। ये बिलफर्ज हमारे पास डीएनए प्रोब कैसे बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन वगैरह चाहिए, तो इंसुलिन का सीक्वेंस हमें थोड़ा सा पता है। तो अब बिलफर्ज इंसुलिन में कोई सीक्वेंस है CTAAACC और GG, इस तरह का एक सीक्वेंस है जो इंसुलिन के अंदर हमें पता है। ठीक है, तो अब इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम प्रोब कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रोब क्या है कि इसके कंप्लीमेंट्री बनाएंगे, इसके कंप्लीमेंट्री बिलफर्जी हमारे पास प्रोब है, इसके कंप्लीमेंट्री बन गया है। अब ये प्रोब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो पैटी डिश है, ये जो हमारे पास मास्टर प्लेट है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्लेट या फिर मास्टर प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर प्लेट बोलते हैं। इस मास्टर प्लेट की हम रेप्लिका तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? रेप्लिका। अब रेप्लिका प्लेटिंग जो है अलग से एक प्रोसेस है, हम ज्यादा उसमें नहीं जा रहे डिटेल में, बस इतना समझो कि जो हमारे पास बैक्टीरिया की पोजीशन वगैरह इधर है, उसी पोजीशन के मुताबिक इसकी कॉपी बना लेंगे एक अलग से
पैटी डिश में, जिसमें वही बैक्टीरिया उसी पोजीशन पे होंगे और उसमें जीन्स जो है वो भी उसी पोजीशन पे होंगे। एक रेप्लिका प्लेटिंग, एक कॉपी बनाते हैं। तो जब रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे तो उस रेप्लिका प्लेटिंग में हम क्या कर देते हैं, इसको फिर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे डाल देते हैं। किस पे? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे डालने के बाद क्या होगा हमारे पास, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे डालने के बाद ये जो हमारे पास बैक्टीरिया की कॉलोनीज है जिसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए पड़े थे, वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं। बिलफर्स कुछ डीएनए इधर थे, कुछ डीएनए इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, वगैरह वगैरह। फिर इसकी ब्लॉटिंग वगैरह करते हैं। ब्लॉटिंग के बाद क्या है कि ब्लॉटिंग के बाद हम इसको सिंगल, मतलब ये जितना भी डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है। क्या हमारे पास है? डबल स्ट्रैंडेड है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। जब ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे तो उसके बाद जो प्रोब है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये प्रोब इस कॉलोनी पे छोड़ दिया जाता है, इस रेप्लिका प्लेट पे छोड़ दिया जाता है। जब प्रोब इसके अंदर ऐड किया जाता है तो बिलफर्ज ये सारा डीएनए है, उसमें से ये वाला जो डीएनए था, इस पोजीशन वाला डीएनए जो था, इसके ऊपर ये वाली सीक्वेंस प्रेजेंट थी, इसके ऊपर ये वाली सीक्वेंस प्रेजेंट थी। तो क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके हाइड्रोजन बॉन्डेड खत्म हो, बॉन्डिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, सिंगल स्ट्रैंड्स है। तो ये जो प्रोब है ये इसके साथ अगेंस्ट आएगा, तो इसके अगेंस्ट ये क्या कर देगा? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर देगा। जी ए टी 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 जी जी सी सी, और बाकी जो है ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। जब बेस पेयरिंग होगी तो जब ये प्रोब किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ पेयर बना लेगा तो ये प्रोब जो है वो या तो रेडिएशन शो करना शुरू कर देगा या हमारे पास फ्लोरेसेंट ग्लो करना शुरू कर देगा, चमकना शुरू कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा वो प्रोब हमारे पास यहां पे अटैच हुआ है, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किधर है? यहां पर है। रेप्लिका प्लेटिंग में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ग्लो हुआ है, यहाँ पे रेडिएशन शो हुई है, तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर है। फिर एग्जैक्ट इसी पोजीशन के मुताबिक जो हमने मास्टर प्लेट में से देखा था, ये तो उसी की रेप्लिका है ना, तो उसमें से एग्जैक्ट पोजीशन ये वाले हमारे पास बनते हैं। तो इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसकी कॉपी वगैरह बना लेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको मजीद फिर हम दोबारा से उसको वो इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह करके उसके दोबारा से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद एग्जैक्ट उसके जीन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा डीएनए का सेगमेंट है। तो हमने एग्जैक्ट जीन करने के लिए दोबारा इसके हम कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इस तरीके से एक तरीका है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का या डीएनए प्रोब की यूज करने का, जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोकेट कर सकते हैं, वो स्क्रीन कर सकते हैं। तो बुक में जो बातें थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी और बड़ी सादा सी भी थी और बड़ी कंफ्यूजिंग वगैरह भी थी, लेकिन होप्स हो कि अभी आज के लेक्चर में आपको ये बात पता चल गई है कि व्हाट इज जीनोम लाइब्रेरी, व्हाट इज कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी एंड व्हाट इज डीएनए प्रोब और उसका काम वगैरह कैसे होता है। ये मैंने सिर्फ समझाने की खातिर शॉर्ट बता दिया, कोई इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन वहां पे प्रोब का थोड़ा बहुत पता हो कि प्रोब कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। तो होप्स हो कि आज के लेक्चर में काफी सारी बातों का पता चल गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।